हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। मैं आपका टीचर जे.के. शिवहरे। इसके पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में क्वांटम संख्या के बारे में बता चुका था। फर्स्ट वीडियो मैंने क्वांटम नंबर की डेफिनेशन एवं मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था तथा उसकी एप्लीकेशन बताई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसके जो शेष पार्ट थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एवं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी दी थी तथा एप्लीकेशन बताई थी। अब इसके बाद आता है आपका पाउली एक्सक्लूजन लॉ अर्थात पाउली का अपवर्जन का नियम एवं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग यानी कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इन दोनों नियमों को अपन इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं पाउली का एक्सक्लूजन लॉ क्या है, ठीक है ना। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पाउली का जो अपवर्जन नियम है, पाउली ने बताया था कि किसी भी एटम में, अगर इसकी हिंदी में एक्सप्लेन करें या डेफिनेशन लिखवाएं तो आप लिख सकते हैं किसी भी एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, अर्थात तीन क्वांटम नंबर n, l, m के मान समान भी निकलेंगे तो फिर चौथी क्वांटम नंबर s का मान जरूर भिन्न निकलेगा। अर्थात दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन के नहीं रह सकते हैं, अर्थात उनकी डायरेक्शन सदैव अपोजिट होती हैं। और इसको अपन लिख सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम कैन नॉट शो द फोर्थ क्वांटम नंबर आर सेम। किसी भी एक एटम में उपस्थित किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकती। मीन्स यदि if in any condition n, l, m are same then this condition s is equal to ऑलरेडी कैसी होगी, भिन्न होगी। s का मान निश्चित ही भिन्न होगा। यही पाउली एक्सक्लूजन लॉ है। जैसे मैं एक सबसे छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज दैट एक छोटा एटम लेते हैं जिसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगी। तो जैसे हीलियम आपने ले लिया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम ऐसे एटम को ले भी नहीं सकते हैं हाइड्रोजन को जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ना हों। तो हीलियम के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा हम किसी भी एटम को लें जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2He का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्या होगा बेटा 1s²। अर्थात अगर हम इसका सबसेल बनाएं तो ऐसा बनेगा। इसमें m का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, ये 1s² है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, अब पेयर हो रहा है तो ऐसे जा रहा है। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ He एटम हीलियम एटम के लिए। अब बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1s में है। सो आप लिख सकते हो n इक्वल टू कितना होगा बेटा 1, और चूंकि s में है तो l इक्वल टू कितना होगा 0। m इक्वल टू ये आपको दिखाई दे रहा है 0 है। s इक्वल टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है आपका, तो कैसा है क्लॉकवाइज है डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज है तो इसका वैल्यू कितना लेंगे अपन +1/2। बट फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखें बेटे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आप चेक कीजिए इधर से, ठीक। n बराबर कितना है तो 1s में तो 1 होगा।
L बराबर कितना है, जब S में है तो 0 होगा। M बराबर कितना है, ये कितना है 0, S में 0 होता है। बट S बराबर देखो ये इलेक्ट्रॉन देखो जरा एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा। तो देखो N L M के मान अगर समान भी आ गए, ये मान समान भी आ गए तो S का मान जरूर भिन्न निकला। यही पाउली का एक्सक्लूजन लॉ है। किसी भी एटम के लिए ले लें हम, सोडियम हो नाइट्रोजन, कोई भी एटम ले लें, उसके किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं निकलेंगी। यही पाउली का एक्सक्लूजन लॉ था। तो अब इसका हम एप्लीकेशन लेंगे, पाउली का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम, नोट तो कर ही लिया होगा जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन लॉ। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो फर्स्ट पहला उपयोग है, पाउली के नियम के अनुसार आप लिखते जाएं, अकॉर्डिंग टू पाउलीज रूल, पाउली के नियम के अनुसार किसी भी nवीं सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n² हो सकती है। ठीक है ना। पाउली के नियम के अनुसार किसी भी nवीं कक्षा में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है ना। अर्थात पहली कक्षा में कितने होंगी, फर्स्ट के सेल में कितने होंगे, के सेल में 2 × 1 का वर्ग इक्वल टू 2, सेकंड में होंगे 8, थर्ड में होंगे 3 × 9 = 18 और फोर्थ में होंगे 32, 5 में होंगे 50। अर्थात पाउली के नियम के अनुसार किसी nवीं कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी। सेकंड देखें, पाउली के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू पाउलीज लॉ nवीं सब सेल में अर्थात nवीं कक्षा में मैक्सिमम सब सेल भी n होती हैं। कितनी होती हैं, n होती हैं। पाउली के नियम के अनुसार किसी nवीं कक्षा में अधिकतम उपकोषें भी कितनी होंगी, सब सेल भी कितनी होंगी, n भी होंगी। जैसे n बराबर 3 के लिए सब सेल इक्वल टू कितनी होंगी, सब सेल 3 ही होंगी, 3 ही होंगी। जो 3 होंगी वो क्या, 3s 3p 3d अर्थात 3 सब सेल होंगी। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, nवीं सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स m बराबर n² होंगी। कितनी होंगी, n² होंगी। जैसे n बराबर 3 में कुल ऑर्बिटल्स m बराबर कितनी होंगी, n² इक्वल टू 3 का वर्ग इक्वल टू 9 होंगे। अब ये कैसे होंगे 9, देखो जरा, अगर n बराबर 3 है तो इसकी सब सेल कितनी होंगी, 3s 3p 3d। अब तुम मुझे बताओ जरा, 3s सब सेल चाहे वो 3s हो चाहे 4s हो, ns सब सेल में कुल ऑर्बिटल्स कितनी होती है, p सब सेल में कुल ऑर्बिटल्स कितनी होती, 3, और d सब सेल में कितनी होती, 5। तो इनको जोड़ लीजिए बेटा, तो कितनी होंगी, 9। तो किसी भी nवीं सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m = n² होते हैं। ठीक है।
और चौथा इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस क्या है, फोर्थ देखें। एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट होती है। जैसे एक ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये आपके पाउली का रूल हो गया और साथ साथ इसकी एप्लीकेशन एवं इंपॉर्टेंस भी हो गया। अब अपन आते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अच्छा, एक और आता है पाउली का रूल। किसने दिया था? पाउली का रूल डब्ल्यू पाउली ने दिया था। कब दिया था? डब्ल्यू पाउली ने दिया था। और कब दिया था? ये दिया था 1926 में। यानी कि हुंड का रूल कब आया था? 1925 में। 1925 के एक साल बाद पाउली का रूल आया और फिर 1927 में 1927 में आपका हाइजेनबर्ग का रूल आया। और वो किसने दिया? जर्मन के एक वैज्ञानिक थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने दिया। तो अभी बताता हूँ मैं, डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखें आप, लिखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग रूल। हाइजेनबर्ग रूल कहना तो चाहिए ऐसे, ये रूल लॉ, ठीक है। बाकी हाइजेनबर्ग कह रहे हैं तो हाइजेन कहेंगे। तो आप लिखेंगे जर्मन के वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताया कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण, कैसा? सूक्ष्म, माइक्रो पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल्स मूविंग। हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जहां तक कि एटम की स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ यथार्थपूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। आई रिपीट, जर्मन के वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताया कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जहां तक कि एटम की स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ यथार्थपूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि आप स्थिति यानी डेल्टा एक्स का निर्धारण यथार्थपूर्वक करेंगे तो उसके संवेग डेल्टा पी बराबर m इंटू डेल्टा वी में अनिश्चितता आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और यदि डेल्टा पी का निर्धारण यथार्थपूर्वक करेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। और इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल एक नियत राशि होता है। अर्थात हाइजेनबर्ग का जो गणितीय रूप होता है वो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एंड इक्वल, सॉरी इसको बोलेंगे हम ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 4 पाई, जहां h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है
6.67 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा पी क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा वी, वेग में परिवर्तन, और डेल्टा एक्स स्थिति है, स्थिति में अनिश्चितता है। ठीक है, मैं इस रूल को फिर से दोहराता हूं। जर्मन के वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताया कि यदि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ यथार्थक पूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है, यदि आप उसकी स्थिति का यथार्थ पूर्वक एक्यूरेट निर्धारण करेंगे तो फिर उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाती है, और यदि संवेग का एक्यूरेट निर्धारण करेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4 के या तो इक्वल होगा या इज ग्रेटर देन होगा। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। और जहां डेल्टा पी क्या है? m इंटू डेल्टा वी। m क्या है? उस गतिशील सूक्ष्म कण का द्रव्यमान है। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का, इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसका। ये क्यों आया होगा? क्योंकि बताया गया कि जब पार्टिकल्स बहुत सूक्ष्म होता है तो वह तरंग का रूप धारण कर लेता है, वेव का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण ये चीज इसमें आ जाती है। तो यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। आई होप यह सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, और इससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि की गणनाएं कर लेते हैं। अगर एक्चुअली ये कहा जाए कि क्या इससे बड़े कण के लिए इसको अलाउ किया जा सकता है, जैसे फॉर्म में हूं, क्या मुझ में अलाउ कर सकते हैं? क्या किसी पहाड़ या चट्टान में अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आएगा वो निग्लेजिबल के बराबर आएगा, बहुत कम आएगा परिवर्तन। ठीक है ना। इसलिए इसको हम उसमें अलाउ नहीं करेंगे, इसे केवल और केवल सूक्ष्म कण में ही अलाउ करेंगे। इससे रिलेटेड कभी कभी डेल्टा एक्स का मान देता है, डेल्टा पी निकलवा लेता है, कभी कभी डेल्टा वी में परिवर्तन दे देता है, इलेक्ट्रॉन का मास दे देता है तो डेल्टा एक्स निकलवा लेता है। इस सूत्र का हम यूज करेंगे। आई होप ये दोनों रूल आपको समझ में आए होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। हो सकता है यह एक कल्पना है, लेकिन फिर भी मैं अपना अगला वीडियो आपको बहुत जल्द भेजूंगा। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं शेयर करना ना भूलें। ना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने तो ये लक्ष्य रखा है, मुझे तो आपको पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट देना ही देना है, क्योंकि अपने चैनल का नाम भी अपन ने केमिस्ट्री मान रख दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।